आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंक्लूसिव सोसाइटी, एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए अलग-अलग समय में सरकार की तरफ से क्या-क्या प्रयास किए गए, क्या-क्या पहल की गई और सरकार के साथ-साथ कम्युनिटी या समुदाय में रहने वाले लोगों की तरफ से क्या-क्या इनिशिएटिव लिया गया ताकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी, समावेशी समाज का निर्माण हो सके। अगर हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करें तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सभी का समावेशन हो, चाहे कोई किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे शारीरिक से स्वस्थ हो या शारीरिक रूप से अक्षम हो, ठीक ना हो, दिव्यांग हो। तो इन सबके विकास के लिए, सबको एक साथ लाने के लिए सरकार की तरफ से और समुदाय की तरफ से क्या-क्या पहल की गई। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी की, एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से क्या-क्या पहल की गई। 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई कि चाहे भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे स्पेशल हो, कोई भी हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में, संसद के नज़र में, संविधान के नज़र में, कानून के नज़र में सब समान है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसके साथ के साथ आर्टिकल 45 में उस टाइम आर्टिकल 45 बना था। आर्टिकल 45 में कहा गया था कि 6 से लेकर 14 इयर्स का जो एज ग्रुप है, उनको बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। चाहे कोई भी बच्चा हो भारत में रहने वाला, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, सभी को 6 से लेकर 14 इयर्स के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। आर्टिकल 45 में उस टाइम में बात की गई थी। आगे चलकर ये जो प्रोविजन था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का, आर्टिकल 45 की जगह किस में आ गया? आर्टिकल 21 ए में, और आर्टिकल 45 में ईसीसी की बात की गई। उसके बाद कोठारी कमीशन आया 1964 में और इसने अपने सजेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1966 में दिए। तो कोठारी कमीशन ने क्या कहा? कोठारी कमीशन ने कहा कि जो स्पेशल बच्चे हैं, इनके लिए भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाए, इनकी भी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, ताकि इन बच्चों को भी सिखाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए विकलांग लोगों के लिए एक प्रभावी शिक्षा कार्यक्रम के विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। किसने दिया? कोठारी कमीशन ने। और उसके बाद कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिशें थी, उसी के आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आया। और 1968 में भी एक बात की गई कि जो स्पेशल बच्चे हैं, इनको मेन स्ट्रीम जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे इनको जोड़ने के लिए, इनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनको भी स्कूल में लाया जाना चाहिए, इनको भी सारी फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, इन बच्चों को भी एजुकेट करके आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सो educational facilities for the physically and mentally handicapped children should be expanded and attempts should be made to develop integrated program enabling the handicapped children to study in mainstream school। कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और इनको मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा के स्कूल हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उससे जोड़ा जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। यही बात 1968 की पॉलिसी में की गई। और इसके बाद जो प्रोग्राम आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन कि 1974 में एक प्रोग्राम आया जिसको शॉर्ट में कहते हैं IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। इट वॉज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कि एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसका क्या उद्देश्य था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रेगुलर स्कूल हैं उनमें स्पेशल बच्चों को एडमिशन कराया जाए, उनको पढ़ाया जाए और इन बच्चों को फैसिलिटीज दी जाए ताकि ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह, इनको भी अच्छी एजुकेशन मिल सके, ये बच्चे भी आगे बढ़ सके। और इसके लिए गवर्नमेंट जो भी बच्चों के लिए कर सकती है वो करे, चाहे बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दे, स्टेशनरी दे, स्कॉलरशिप दे। तो ये सारी बातें IEDC में की गई। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और जो भी ट्रांसपोर्ट के जो अलायंसेस थे, इन सभी की बात इसमें की गई कि जो स्पेशल बच्चे इनके लिए बुक दी जाए, स्टेशनरी दी जाए, यूनिफॉर्म दी जाए और जो भी इनका आने जाने का ट्रांसपोर्ट का पैसा लगता है वो भी इनको
दिया जाए। तो ये जो स्कीम थी काफी हद तक स्पेशल जो बच्चे हैं इनकी एजुकेशन को लेकर जो अवेयरनेस फैलाने में काफी हद तक ये स्कीम जो है सक्सेसफुल रही थी। CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की, तो 1986 की पॉलिसी में क्या कहा गया? इस पॉलिसी में कहा गया कि जो कम विकलांग बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे जो हैं ज्यादा विकलांग नहीं है, ठीक है, जिनमें माइनॉरिटी इस तरह की जो प्रॉब्लम है, उन बच्चों को तो रेगुलर स्कूल में भेजा जाए, नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए, लेकिन जो बच्चे ज्यादा विकलांग हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए, उन बच्चों को स्पेशल स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाए, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाया जाए। तो मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए नॉर्मल स्कूल होना चाहिए और जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल होना चाहिए। ये बात 1986 की पॉलिसी में कही गई। उसके बाद PIED 1987 एक प्रोग्राम आया, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड 1987। इस प्रोग्राम में क्या कहा गया? इन द ईयर 1987 PIED to encourage the school in the neighborhood to enroll the children with disabilities। कि इसमें क्या कहा गया कि विकलांग बच्चों के नामांकन के लिए जो आसपास के विद्यालय को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि जो नेबरहुड के जो स्कूल हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि जो आपके एरिया में जो इस तरह के जो स्पेशल बच्चे हैं इनका भी एडमिशन किया जाना चाहिए। तो ये स्कीम क्या कहती है, जो प्रोग्राम है क्या कहता है कि जो नेबरहुड स्कूल है वो विकलांग बच्चों को, जो ये दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, इनको अपने यहाँ पे एडमिशन दे। दिस वॉज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री विथ NCERT एंड यूनिसेफ। की ये एक जॉइंट प्रोग्राम था, जॉइंट एफर्ट था, किसका किसका? जो MHRD है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, NCERT और यूनिसेफ का। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 की जो पॉलिसी थी उसको रिव्यू करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया। इसमें क्या कहा गया? द प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन द ईयर 1992 stated that the children disability who can be integrated in the regular school must get education there, and the children who are facing problem in integrating in the regular school must send to special school। कि इसमें क्या कहा गया कि वे बच्चे विकलांग जिन्हें नियमित स्कूल में एकीकृत किया जा सकता है तो उनको तो नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिया जाए, लेकिन जो बच्चे ज्यादा विकलांग है, जो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उन बच्चों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए। कि मतलब जो है, जो बच्चे विकलांग, जो कम विकलांग है, जैसे 1986 की पॉलिसी में सेम बात कि उनको नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए, और जो बच्चे ज्यादा विकलांग हैं जिनको नॉर्मल स्कूल में भेजना पॉसिबल नहीं है उनको स्पेशल स्कूल में भेजा जाए। इसके बाद RCI एक्ट आया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद, कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल एक काउंसिल बना दिया गया RCI। एक संसद में पास हुआ RCI एक्ट 1992 में, और 1993 से ये काम करने लगा तो RCI एक्ट आया। RCI एक्ट 1992 was passed by the parliament in 1992। यह अधिनियम निर्धारित करता है कि प्रत्येक विकलांग बच्चों को योग्य शिक्षक द्वारा पढ़ने का अधिकार है। इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल टीचर होने चाहिए, क्योंकि उनकी नीड अलग होती है, तो उनको इस हिसाब से टीचर तैयार किए जाने चाहिए, इन बच्चों के लिए अलग टीचर होने चाहिए। एंड दिस एक्ट मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरी स्पेशल टीचर टू बी रजिस्टर्ड बाय द काउंसिल। और इस एक्ट के द्वारा ये भी कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी स्पेशल टीचर हैं उनको RCI से क्या करना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब तक वो RCI से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक उन टीचर को स्पेशल टीचर नहीं कहा जाएगा, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस अधिनियम ने उन शिक्षकों के लिए दंड का प्रावधान किया जो बिना लाइसेंस के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में लगे, कि जो टीचर ऐसे हैं जो स्पेशल जो बच्चों को पढ़ा लेंगे, उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है RCI से, तो ऐसे टीचर्स को क्या किया जाएगा? उनको पनिश किया जाएगा। This act was enforced for regulating
द ट्रेनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, कि ये अधिनियम पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था। तो आरसीआई एक्ट आया। तो आरसीआई में क्या क्या, रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल एजुकेशन पे काम करता है, चाहे ऐसे बच्चों के लिए करिकुलम बनाना हो, चाहे कोर्स बनाने हो, चाहे इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन देना हो, चाहे टीचर्स को लाइसेंस देना हो, तो ये सारा जो काम है ये आरसीआई का काम है। ठीक है, तो आप भी अगर स्पेशल एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी आरसीआई की साइट पर जाकर, यहाँ पे जाकर आप चीजों को सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में आया। तो नाम से पता चला डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए प्रोग्राम आया। तो 1994 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया। दिस प्रोग्राम was sponsored by the central government whose main objective was to complete the goal of universalization of primary education, कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का पूरा लक्ष्य पूरा करना था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को दी जाए, मतलब सभी बच्चे, भारत में रहने वाले सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाए, इसका मेन टारगेट था। और जब सभी की बात की जा रही है, सभी बच्चों की बात की जा रही है, तो नॉर्मल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चे, सभी की बात हो रही है, तो चाहे नॉर्मल बच्चे हैं चाहे स्पेशल बच्चे हैं, सभी को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो दी जाए। इस कार्यक्रम द्वारा स्कूल की तैयारियों पे भी जोर दिया गया कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो बच्चे की गलती नहीं है, स्कूल की भी गलती हो सकती है। अगर स्कूल में बच्चों को सही फैसिलिटी मिले, सही एजुकेशन मिले तो बच्चा चीजों को अचीव करेगा, लेकिन स्कूल में अगर ये चीजें नहीं होती तो बच्चा कैसे करेगा। तो यहाँ पे स्कूल को भी तैयार करने पे जोर दिया गया। टू प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी विथ एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन, कि विकलांग बच्चों से ही सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। और इसमें लड़कियों को सामाजिक रूप से जो पिछड़े समुदाय विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उन तक एजुकेशन को पहुंचाई जाए, जगह जगह प्राइमरी स्कूल खोले जाए ताकि एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है सभी तक पहुंच सके। To improve effectiveness of education through training of teachers, improvement of learning material and upgrading of infrastructure material, कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की गई, शिक्षण सामग्री में सुधार और जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया गया इस प्रोग्राम के तहत। फिर हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। कब पास हुआ? 1995 में। दिस एक्ट एम्फेसाइजेस ऑन द राइट्स ऑफ द डिसेबल, कि ये अधिनियम विकलांगों के अधिकारों पर जोर देता है। यह अधिनियम सभी बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देता है, कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं, जो भी स्पेशल बच्चे हैं, 18 ईयर्स की एज तक उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। ये बात किसमें की गई? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में बात की गई। This act include transport facilities, financial incentives, vocational training, supply of books, uniform, scholarship, ठीक है। तो इस सारी की सारी चीजें और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल बनाया जाए जो स्पेशल बच्चे हैं, और जो करिकुलम है उसको भी फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उसको फिर से बनाने जाने की जरूरत है। तो इस सारी की सारी बात किसमें की गई? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में की गई, कि जो स्पेशल बच्चे हैं इनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, इनके लिए वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए, इनके लिए अलग से जो परीक्षा प्रणाली है वो की जाए, इनके लिए जो पाठ्यक्रम सिलेबस जो होना चाहिए, करिकुलम जो होना चाहिए उसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए, इनकी नीड के हिसाब से चीजों को तैयार किया जाए। ये सारी बातें किसमें की गई? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में। उसके बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया 1999 में। The trust was formed for the welfare of person with autism, cerebral palsy, mental retardedness and multiple disabilities, कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो था इसमें जो चार तरह की, चार कैटेगरी की बात की गई थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी? पहला ऑटिज्म था, दूसरा जो है पालसी की बात की गई, मेंटल रिटार्डनेस की, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये चार जो चीजें इस पे फोकस किया गया।
यह ऐतिहासिक कानून उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और बढ़ावा देने की कोशिश करता है जो विकलांगता के क्षेत्र में दूसरों की तुलना में अधिक हाशिए पे हैं। तो मतलब जो डिसेबल हैं, जो स्पेशल जो बच्चे हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि जो बच्चे इस कैटेगरी में होते हैं, कुछ की तो लाइफ ईज़ी होती है, उनके पास फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं, इसमें भी बिल्कुल मार्जिन पे होते हैं, उनके पास किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती। ना रिसोर्सेज होते हैं। तो ये जो एक्ट है उन बच्चों के लिए स्पेशली काम करता है कि जो बिल्कुल ही मार्जिन पे चले गए, जिनके पास कुछ है ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें बेसिकली ये 4 जो अलग-अलग कैटेगरी है, इस पे फोकस किया गया था। फिर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया। नाम से ही पता चलता है सभी के लिए शिक्षा। चाहे नॉर्मल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, सभी के लिए शिक्षा की बात की गई। इस अभियान में सभी के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया और जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की भी बात की गई। अब हम बात करते हैं करिकुलम फॉर स्पेशल एजुकेशन 2005 टू डेवलप करिकुलम फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड इट्स इंक्लूजन इन जनरल टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम आरसीआई एंड एनसीटी मेड अ हिस्टोरिकल कोलैबोरेशन। कब किया इन्होंने? 19 जनवरी 2005 को। मतलब क्या था कि जो करिकुलम फॉर स्पेशल एजुकेशन है, जो विशेष शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम जो बनाया जाए, इसको नॉर्मल जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें भी डाला जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि आप नॉर्मल जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो 2005 में बात की गई कि जो स्पेशल एजुकेशन के लिए जो करिकुलम है, इसका इंक्लूजन नॉर्मल एजुकेशन में भी की जाए, ताकि जो नॉर्मल बच्चे भी हैं, जो टीचिंग फील्ड में हैं, वो भी इन चीज़ों को जान सकें, समझ सकें। फिर हम बात करते हैं 2009 की, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज। तो 1974 में जो प्रोग्राम हमने जो बात की, आईडीसी की बात की थी, उसी को 2009 में अपडेट किया गया और यहाँ पे किसकी बात की गई? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज पर भी इंक्लूजन की बात की गई कि जब बच्चा प्राइमरी कंप्लीट करके सेकेंडरी में जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी स्कूल में डाला जाए, उनको एडमिशन कराया जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए, उनकी सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट कराई जाए। सो दिस वाज अ रिफॉर्म ऑफ आईडीसी फॉर सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन की माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए आईडीसी में सुधार था। फिर 2009 में रमसा आया, राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसमें क्या बात की गई कि जो बच्चे अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, उन बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन पर भी काम की जाए। ठीक है, उन बच्चों की सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट कराई जाए। तो इसमें जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी शामिल थे कि अपनी प्राइमरी के बाद इन बच्चों को भी मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो इनको सेकेंडरी एजुकेशन तक तो इनकी पहुंच होनी चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम चलाया जाए, ठीक है, ताकि इन बच्चों की जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी कंप्लीट हो सके। और उसके बाद जैसे आप सबको पता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया और इसमें क्या कहा गया कि सभी के लिए शिक्षा एक कानून बना दिया गया कि सभी को 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो सभी बच्चे हैं, सभी को एजुकेशन मिलना उनका कानूनी हक है, संवैधानिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी बना दिया गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसको आप आरपीडब्ल्यूडी भी बोल सकते हैं, 2016। तो हमने जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की बात की गई, उसको ही अपडेट किया गया। तो 1995 में जो स्पेशल जो चाइल्ड थे, इनकी 7 कैटेगरी की बात की गई, तो यहाँ पे 21 कैटेगरी की बात की गई। इट इंक्लूड्स 21 कंडीशन एज डिसेबल, कि इसमें विकलांगता के 21 रूप शामिल किए गए। The RPWD Act 2016 define inclusive education as an education system in which students with and without disability learn together। कि इसमें क्या कहा गया कि समावेशी शिक्षा को ऐसी शिक्षा प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें विकलांग बच्चे और जो नॉर्मल बच्चे हैं सभी एक साथ सीखते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी, विकलांग विद्यार्थी हैं, सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण और अधिगम प्रणाली को उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया गया। ठीक है, इन दिस द मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सुटेबली अडेप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी।
The RPWD Act also affirmed the provision of free education for child with disability up to the age of 18 years in an adequate condition। कि इसमें क्या कहा गया कि 18 वर्ष की जो आयु तक के जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, उनको फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये बात RPWD एक्ट 2016 में कही गई। और इसमें जो स्पेशल जो चाइल्ड हैं, जो विकलांग हैं, इनके लिए जो रिजर्वेशन है 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया। और क्या कहा गया, एनी पर्सन विथ एटलीस्ट 40% ऑफ द लिस्टेड 21 डिसेबिलिटी की जो 21 अलग अलग कैटेगरी दी गई है, उनमें अलग अलग कैटेगरी में जिसकी जो विकलांगता है उसका जो बेंचमार्क है वो 40% से ऊपर होगा, तभी उसको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। मतलब जो विकलांगता है, ठीक है, ये जो होनी चाहिए 40% से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम होगा तो उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा होगा तभी उसको विकलांग व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान आया 2018 में। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या था, इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन तीनों प्रोग्राम को इंक्लूड करके एक प्रोग्राम जो बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान। और उसके बाद NEP 2020 आया। तो NEP 2020 कस्तूरी रंजन जो कमेटी थी उसकी सिफारिशों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवरिंग ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, कि इसमें शिक्षा के सभी स्तरों को शामिल किया गया। और जो RPWD एक्ट 2016 में बात की गई वही सेम बात NEP 2020 में भी की गई। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के संबंध में जो RPWD के जो अधिनियम में जो की गई सिफारिशें थी, इसकी पुष्टि करता है। The policy has given highest priority to enabling regular schooling process from foundational stage to the higher education for the children with disability। कि इस नीति में जो इस तरह के स्पेशल बच्चे हैं उनकी भी शिक्षा बुनियादी स्तर से लेकर, ठीक है, और हायर लेवल तक उनको भी नियमित उनके लिए स्कूलिंग की बात की गई, रेगुलर स्कूलिंग की बात की गई। Children with moderate to severe disability will have the option of regular और स्पेशल स्कूलिंग, कि जो बच्चे स्पेशल बच्चे उनके पास ऑप्शन होगा रेगुलर स्कूल का भी, ठीक है, और जो स्पेशल स्कूल है दोनों का ही बच्चों के पास विकल्प होगा। उनके हिसाब से उनको जहां पे अच्छा लगता है वहां पे जाके वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि अलग अलग समय में एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या पहल की गई, क्या क्या कदम उठाए गए। अब हम बात करते हैं काउंटी इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी, कि एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए समुदाय की तरफ से क्या क्या पहल की गई या क्या क्या पहल की जानी चाहिए। सामुदायिक शिक्षा सकारात्मक और अर्थपूर्ण होनी चाहिए, कि कम्युनिटी एजुकेशन शुड बी पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल, कि जो भी कम्युनिटी को जो एजुकेशन दी जा रही है, जो भी समाज के लोगों को जो भी शिक्षा दी जा रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। मतलब जो शिक्षा दी जा रही है उसका एक मतलब हो, उसको यूज में लाया जा सके। और पॉजिटिव मतलब कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को इंसान बनाए, सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। विद्यालय और समुदाय को एक दूसरे की भूमिका समझकर एक दूसरे को अभिप्रेरित करना चाहिए, कि स्कूल एंड कम्युनिटी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स रोल एंड रेनफोर्स इट, कि जो चाहे स्कूल की बात करें चाहे समुदाय की बात करें, विद्यालय है, समुदाय को, समुदाय के लोगों की भूमिका को समझे, कि एक विद्यालय के विकास में समुदाय की क्या भूमिका है, और जो समाज है वो इस चीज को समझे कि उसकी विकास में एक स्कूल की क्या भूमिका है। तो दोनों एक दूसरे की भूमिका को समझे, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को अभिप्रेरित करें। समावेशन की दिशा में समुदाय को अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि चाहे घर की बात करें चाहे स्कूल की बात करें तो समुदाय के अंदर ही होते हैं ना। तो समुदाय का वातावरण अच्छा होगा तो स्कूल भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, और समुदाय में जो बच्चे हैं वो भी चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। तो इसीलिए अगर एक समुदाय की बात करें, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे।
समुदाय द्वारा अपने विद्यालयों को अच्छी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। तो देखिए कॉमिटी के द्वारा जो समुदाय है उसके द्वारा जो वहाँ पे स्कूल है उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ताकि स्कूल को किसी तरह से कोई कमी ना हो और बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। अगर मान लो एरिया में स्कूल है, अगर स्कूल में किसी तरह की कोई कमी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें किसी भी तरह की, तो उस समुदाय का कर्तव्य है कि उसको ठीक करने की जल्दी से जल्दी प्रयास करे। इसके अलावा अगर हम एनजीओज की बात करते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो चाहे हेल्थ के एरिया में, चाहे एजुकेशन के एरिया में, चाहे गर्ल्स एम्पावरमेंट के एरिया में, चाहे जो वृद्धाश्रम है इस एरिया में, तो भारत में लाखों एनजीओज हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी को और बेहतर बनाया जा सके, लोगों को और अच्छी सुविधाएं दी जा सके, उनकी गरीबी को, अशिक्षा को दूर किया जा सके। तो ये भी तो एक सामुदायिक पहल का ही उदाहरण है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए, इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या-क्या इनिशिएटिव लिया गया, और समुदाय की तरफ से, समुदाय के लोगों की तरफ से क्या-क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।